नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। जनता की उम्मीदों के रथ पर सवार होकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार के आज 30 दिन पूरे हो गए। अगर मोदी सरकार की जगह यूपीए 3 या कोई और सरकार होती तो उसके सामने उम्मीदों की इतनी बड़ी चुनौती पहाड़ बनकर नहीं खड़ी होती। लेकिन ये वो सरकार है जो अच्छे दिन के नारों की बुनियाद पर पूरे बहुमत के साथ बनी है। जाहिर है, सरकार दिन रात जनता के रडार पर है और इस बात को नरेंद्र मोदी से ज्यादा कौन जानता है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्लॉग लिखकर कहा कि 67 साल की सरकारों की तुलना में एक महीने कुछ नहीं होते। मोदी ने लिखा कि पिछली सरकार को 100 दिन या उससे ज्यादा दिनों तक हनीमून पीरियड की लग्जरी थी, लेकिन हमारी सरकार को वैसी लग्जरी नहीं है। ब्लॉग लिखकर मोदी ने कहने की कोशिश की है कि 30 दिन में जरूरत से ज्यादा उम्मीद करना उनके साथ जाती है। ये तो है मोदी की बात, लेकिन अगर हम बीते सिर्फ 30 दिनों की बात करें तो इस दौरान रेल किराया बढ़ा है, चीनी की कीमतें बढ़ी है, सस्ती तो कोई चीज नहीं हुई लेकिन महंगाई बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। सरकार के 3 मंत्री वीके सिंह, स्मृति ईरानी और निहाल चंद विवादों में फंसे हैं। 2 बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों और नौकरशाहों के साथ लगातार बैठकें करके अच्छे दिन लाने की कोशिश में जुटे हैं। जनता प्रधानमंत्री मोदी की तरफ टकटकी लगाए देख रही है कि कब आएंगे अच्छे दिन। मोदी कड़वी दवा की डोज देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन जनता तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिन का इंतजार कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि 30 दिन के मोदी राज में जनता को क्या मिला। 30 दिन में मोदी सरकार से ज्यादा उम्मीद करना क्या सरकार के साथ जाती है? इन सवालों पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मैं देश से प्रार्थना करता हूं, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए। 60 महीने मुझे देकर के 60 महीने के लिए एक सेवक को चुन करके दे। अपनी 1 महीने पुरानी सरकार पर नरेंद्र मोदी ब्लॉग में लिखते हैं कि उनकी सरकार के पास हनीमून पीरियड की लग्जरी नहीं है। नरेंद्र मोदी को ये इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता की सौगात इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का वादा किया था, जिस पर जनता ने मुहर लगाई है। आपने उनको 60 साल दिए, हमें 60 महीने देकर देखिए, हम तकदीर भी बदलेंगे, तस्वीर भी बदलेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस सवाल की अलग अलग व्याख्या है। उन्होंने चितरी से संभाला है तो साफ है। देश में एक निश्चित तौर पर सारे अंगों में ये आई है कि एक देश में आज एक प्रधानमंत्री है जो अपने बलबूते पर खड़ा है। पिछले 1 महीने में अच्छे दिन की जगह ये सरकार की जो कार्यशैली रही है वो तो आम आदमी का कचूम्बर निकालने की रही है। 30 दिन की मोदी सरकार की तारीफ और विरोध करने के अपने अपने पूर्वाग्रह हैं, लेकिन अच्छे दिनों के सपने देखकर मोदी राज पर मुहर लगाने वाली जनता को 1 महीने में जो मिला है उसे कड़वी गोली जरूर कह सकते हैं, क्योंकि यात्री रेल किराया 14.2% बढ़ गया तो माल भाड़ा 6.5%। इसका असर महंगाई पर भी पड़ेगा जो मोदी सरकार आते ही आसमान पर है। इराक संकट से तेल के दाम बढ़ाने का भी दबाव है। इसके अलावा डीजल के दाम को भी बाजार के हवाले करने पर मंथन चल रहा है। रसोई गैस और केरोसिन तेल के दाम भी बाजार के हवाले हो सकते हैं, जबकि चीनी का 2 रुपए से 5 रुपए महंगा होना तय है। बीजेपी और सरकार कहती है कि जनता को कड़वी दवा की खुराक अच्छे दिन लाने के लिए दी जा रही है, लेकिन ये बात विरोधियों के गले नहीं उतर रही। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से हमारी सरकार के दिन बुरे दिन थे। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बुरे दिन आज की सरकार के अच्छे दिनों से ज्यादा अच्छे दिन थे। महंगाई का विरोधाभास ये भी है कि चुनावी सभाओं में नरेंद्र मोदी जादू की छड़ी घुमाकर कीमतों को काबू करने में फलसफा देते थे, लेकिन सरकार में आते ही कीमतों पर नकेल कसने के लिए उन्हें पूरी जोर आजमाइश करनी पड़ रही है। फिर भी इस पर कोई सवाल नहीं कि मोदी सरकार आने के बाद कई मोर्चों पर सत्ता के गलियारों में हरकत जरूर है। सुस्त पड़ी ब्यूरोक्रेसी नई सरकार के तेवरों से एक्टिव मोड में है और मोदी के मंत्री और नौकरशाह नया आइडिया और सुधारों के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से रिश्तों के अच्छे दिनों की गुंजाइश भी दिखने लगी है। नई सरकार के आने से सत्ता प्रतिष्ठान में एक ताजगी आई है, लेकिन इसके बीच मंत्रियों के अतीत मोदी सरकार के भविष्य पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 साल के कोर्स को लेकर स्मृति ईरानी विवादों में घिरी तो इसी तरह उनकी डिग्री भी सुर्खियों में रही। केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल पर बलात्कार का आरोप लगा।
केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी तलवीर सिंह सुहाग को अगले सेना प्रमुख बनाए जाने पर बयान देकर विवादों में घिरे, तो खुद नौकरशाहों को हिंदी में संवाद करने का निर्देश देकर प्रधानमंत्री कार्यालय विवादों में आ गया। सच ये भी है कि किसी सरकार की 30 दिन की कुंडली देखकर अगले 59 महीने का भविष्य नहीं बांचा जा सकता। फिर भी ये सवाल तो बनता है कि क्या मोदी राज में जनता को अच्छे दिनों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान कहा था कि कांग्रेस को आपने 60 साल दिए, हमें 60 महीने दीजिए। तो मोदी सरकार के आज सिर्फ 1 महीने पूरे हुए, लेकिन इसी 1 महीने में तमाम तरह के सवाल हैं, और सवाल खास तौर से विपक्षी दलों की तरफ से हैं। कांग्रेस की तरफ से आज कहा गया कि हमारे बुरे दिन भी आज की सरकार के अच्छे दिन से बेहतर थे, और इसी के साथ तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्या अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अब तक जो ट्रेलर दिखा है उससे जनता बेचैन है। तमाम तरह की उम्मीदें जो जनता को दिखी थी, उन उम्मीदों के मुकाबले महंगाई बढ़ने के आसार हैं, किराया बढ़ा है, रेल किराया बढ़ा है और तमाम चीजें। इस बीच नरेंद्र मोदी ने आज ब्लॉग लिखा है। ब्लॉग लिखकर मोदी ने कहा है, 67 साल की सरकारों की तुलना में 1 महीना कुछ नहीं होता। हमारी पूरी टीम एक एक पल जनता के लिए काम कर रही है। हमने जो भी फैसले किए देश हित में किए हैं, ये मोदी ने लिखा है आज। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार को 100 दिन के हनीमून पीरियड की लग्जरी नहीं है। 100 से भी कम घंटों में आरोपों की झड़ी लग गई है, लेकिन हम देश हित में काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर 1 महीने में ही नरेंद्र मोदी सरकार से इतनी उम्मीद विपक्ष कर रहा है और जनता भी अगर कर रही है, तो क्या ये नरेंद्र मोदी के साथ ज्यादती तो नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में है उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप जैन है, कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री, सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, नेता, वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के सदस्य। सबसे पहला सवाल प्रदीप जैन साहब, चूंकि आप सरकार में मंत्री थे, तो क्यों कहा जा रहा है, कांग्रेस क्यों इंपेशेंट हो रही है कि ये सरकार अच्छे दिन के वायदों नारों के साथ आई और अच्छे दिन की बजाय उनके आपकी सरकार के बुरे दिन बेहतर थे? क्यों कह रहे हैं आप, ऐसा क्या हो गया? या 30 दिन में इतनी क्या उम्मीद की जानी चाहिए थी जो लोगों ने एक उम्मीद का पहाड़ लगाया था। युवाओं ने, किसानों ने, छात्रों ने, व्यापारियों ने और सारे लोगों ने एक सपना संजोया था कि मोदी के सरकार में आने के बाद अच्छे दिन पहले ही दिन से प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया, पूत के गुण पालने में दिखाई देते। 30 दिन में ये सरकार सिर्फ विवादों में दिखाई दी, किसी आम आदमी को कुछ नहीं मिला। हमें लगता है प्रदीप जैन जी, मैं बीजेपी से पूछने के पहले, प्रदीप जैन जी बीजेपी नेता हमारे पास है, उनके पास जाने से पहले आप कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और ये मुहावरा इस्तेमाल हम लोग भी 3 दिन से कर रहे हैं, पूत के पांव पालने में दिखते हैं, ये मुहावरा है, लेकिन ये आपको शायद जो पालने में पूत के पांव दिख रहे हैं वो अच्छे दिन के नहीं दिख रहे हैं। सवाल ये उठता है, 30 दिन में लगता नहीं कि बहुत जल्दी असेसमेंट, बहुत जल्दी हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आपकी सरकार को तो 100 दिन में भी लग्जरी थी, हनीमूनिंग पीरियड एक टर्म क्वाइन किया जाता था मीडिया में। हम क्यों जल्दबाजी, आप क्यों जल्दबाजी चाहते हैं सब चीज जादू की छड़ी से हो जाए? नहीं, इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है। पूरे देश के अंदर अगर आप आंकड़े देखें, पूरे देश में एक और जहां लोगों को बिजली की समस्या रही, पूरे देश के अंदर अपराध बढ़े, महंगाई बढ़ी, ये सब इसी 30 दिन में हो गया। आत्मविश्वास कम हुआ, ये सब इसी 30 दिन में हो गया ना सब उम्मीद से। नहीं प्रदीप जी, ये सब 30 दिन में हो गया, ये जितनी महंगाई बढ़ी, अपराध बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, सब 30 दिन में हो गया। बिल्कुल 30 दिन में। अच्छा चलिए, अब उसके अगर आप आंकड़ा देखें तो 1 महीने के अंदर जिस तरह से चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह बलात्कार की घटना बढ़ी। एक दहशत जो होना चाहिए गुड गवर्नेंस की, वो नहीं हो। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों को शामिल करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, जनता ने बहुत उम्मीदों से आपकी सरकार को चुना था, 60 साल बनाम 60 महीने नारा भी दिया, लेकिन कहा जा रहा है अच्छे दिनों के संकेत अभी तक नहीं मिले, और जो कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। प्रदीप जैन कह रहे हैं। देखिए, मुझे तो प्रदीप जैन जी की इस बात पे आश्चर्य है कि 30 दिन में उन्होंने पहाड़ खोद लिया। अरे भाई, जिन्होंने 60 साल तक हुकूमत की, वो 60 दिन तो इंतजार करते कोई निष्कर्ष निकालने में। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं।
आप देखिए सरकार ने क्या किया है और उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, निश्चित रूप से हर व्यक्ति मानता है उसके लिए एक समय देना चाहिए, मगर सरकार की मंशा क्या है ये सरकार के शुरुआती निर्णयों से परिलक्षित होती है। आप याद करिए 26 मई को सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया और पहला आदेश क्या निकाला 27 मई को कि हमने काले धन पर एसआईटी का गठन किया। याद करिए जब इनकी सरकार आई थी, जब रेल का किराया बढ़ गया और बाकी चीजें मांग पहला आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाई आपने दीजिए। इनकी पहली सरकार जब आई थी, अरे भाई मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आपकी 2004 में सरकार आई, पहला निर्णय क्या लिया था, पोटा को विड्रॉ करना, आतंकवाद विरोधी कानून को विड्रॉ करना। मतलब साफ है कि उनकी सरकार की जो दिशा थी वो विकास की नहीं थी, वो राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक मुझे लगता है सरकार पर बात करने की बजाय पहला कदम दर्शाता है चूंकि हमारी दिशा पारदर्शी शासन की है। सुधांशु त्रिवेदी, सरकारों का मंतव्य क्या है ये उनके पहले निर्णय में स्पष्ट रूप से छोड़िए उसको, उनको जनता ने मजा चखा दिया, लेकिन आपसे बहुत उम्मीद है जनता को और इसलिए रेल किराया बढ़ा। अभी चीनी की कीमतें बढ़ रही है, 2 से 4 रुपए तक अलग अलग शहरों में चीनी की कीमतें बढ़ी है, तमाम तरह की महंगाई के आसार हैं। सवाल ये उठता है, एक चीज जानना चाहूंगा 40-50 सेकंड में, आपने 30 दिन में जनता को क्या दिया सुधांशु त्रिवेदी? ठीक है प्रशासनिक फैसले और वो सब चीज छोड़ दीजिए, जनता को क्या दिया 30 दिन में? जी हम बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए कीमतें बढ़ी, इनके समय में याद करिए 2 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि खुले में अनाज सड़ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी समय को छोड़िए, वो पास थे। सुधांशु त्रिवेदी वो पास थे, आप प्रेजेंट की बात करिए, फ्यूचर की बात करिए। मेरा वाक्य तो पूरा होने दीजिए। हाँ बोलिए, मेरे वाक्य तो पूरा होने दीजिए। कांग्रेस और तब उन्होंने करके जनमत भी कीमतें बढ़ाई थी। हमारी सरकार ने जैसे ही कीमतें बढ़ी है देश को क्या दिया। एक मिनट प्रदीप जैन। हाँ अरे मान्यवर हमारा वाक्य तो पूरा होने दीजिए। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी। हमारी सरकार ने जैसे इन्फ्लेशन शुरू हुआ है एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाया, यानी हमने तुरंत वह मेजर लिया। इनकी तरह नहीं कि एक्सपोर्ट भी चल रहा है, अनाज भी सड़ रहा है और कीमतें भी बढ़ रही हैं, हमने तुरंत एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया। और दूसरी बात, अरे भाई 10 साल से जो स्थिति थी, यानी कोई मरीज आईसीयू में था और आप कह रहे हैं अगले दिन से वो ओलंपिक धावक की तरह दौड़ने लगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ शेयर मार्केट ही होता है, मगर बाजार ने जो संकेत दिए हैं, यानी जनता में ये कहीं ना कहीं भावना आई है कि उनको लग रहा है कि अब मरीज आईसीयू से निकलकर स्वस्थ होने की तरफ बढ़ रहा है। पूरा विश्वास रखिए, जैसे पिछली सरकार में हम जब आए थे तो 9% की महंगाई की दर को 2004 में 4.5% पे लाए थे और विकास की दर 4% से 9% चलिए ठीक है। वो 2004 के बीच में सवाल ये होता है सर जनता उतना अतीत में नहीं जाना चाह रही है, जनता इम्पेशेंट है सुधांशु त्रिवेदी। और जो 1 महीने में दिखा, आप जवाब नहीं दे पाए कि जनता को क्या मिला। महंगी रेल, चीनी की पासवान ने कहा है बहुत भंडार है और चीनी की कीमतें कुछ दिन में कम हो जाएगी और इतनी चीनी है कि जनता को दिक्कत नहीं। एक मिनट सुन लीजिए, बढ़ना शुरू कर दे। क्या बात यदि आप कह रहे हैं मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, नहीं है। एक मिनट निश्चित समय आपको अवधि देनी पड़ेगी निष्कर्ष निकालने के लिए। अच्छा चलिए हम देंगे अभी तो 1 महीने हुआ है सर, 59 महीने आपके पास एक बात कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी। 1 मिनट प्रदीप जैन, 1 मिनट आ रहा हूं, जरा 2 लोगों को शामिल करता हूं। उर्मिलेश, सवाल ये उठता है जो नरेंद्र मोदी ने आज अपने ब्लॉग में लिखा है। एक बात कहना चाहते कि किसानों की विरोधी है ये सरकार। आज केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है कि जो राज्यों में समर्थन मूल्य में बोनस दिया जा रहा वो नहीं दिया जाए। ये किस बात का इंडिकेशन है? क्या किसानों के लिए अच्छे दिन है? अगर उनकी ही राज्य सरकार किसानों को ज्यादा गेहूं उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन में बोनस दे रही थी तो उसको क्यों रोका जा रहा? कौन सी नीति पर देश को चलाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? चलिए 1 मिनट 30 सेकंड में इसका जवाब देंगे सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद जरा संजय सिंह उर्मिलेश के पास जाऊंगा। प्रदीप जैन संक्षिप्त ताकि बाकी लोग जवाब दे। बनाम 1 महीना 67 साल में अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए की सरकार भी रही। प्रदीप जैन जी सरकार की भी आलोचना कर रहे हैं। प्रदीप जैन जी अब तेरा जवाब लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी से। 1 मिनट प्रदीप जैन जी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे? जी सुधांशु त्रिवेदी। देखिए 10 साल में 2.5 लाख किसानों की आत्महत्या जिस सरकार में हुई हो, वह सरकार आके 30 दिन के अंदर एक निर्णय के ऊपर ये प्रतिक्रिया करे तो ये बहुत युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता है। चलिए उर्मिलेश,
क्या हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं? जिस ढंग से मोदी कह रहे हैं कि बाकी सरकारों को 100 दिन के हनीमून पीरियड की लग्जरी थी, हमें तो 30 दिन भी नहीं है, 30 घंटे भी नहीं है, लोग आलोचना कर रहे हैं, आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। हम तो देश हित में सारे फैसले कर रहे हैं, चाहे रेल किराया महंगा हो, चाहे चीनी की कीमतें बढ़ जाए इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से। देखिए, किसी भी सरकार के लिए मैं समझता हूँ एक जर्नलिस्ट के रूप में 30 दिन या 35 दिन या 60 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल नहीं है कि आप अचानक एक फैसला कर लें कि ये सरकार ऐसी है वैसी है। ये बात सही है, लेकिन एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं ये भी मानता हूं कि किसी भी सरकार, चाहे वो यूपीए की हो, चाहे एनडीए की हो, चाहे लेफ्ट की हो, उसके प्रति एक जर्नलिस्ट को क्रिटिकल एक ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, क्रिटिकल व्यू रखना चाहिए, क्योंकि आप जनता की तरफ से एक तरह से देखते हैं। तो वो व्यू क्या है? तो वो अगर देखा जाए, अगर हाल के दिनों में जो फैसले हुए हैं, जिस तरह से काम कर रही है सरकार, तो कुल मिलाकर कुछ पॉजिटिव दिखाई देते हैं, बहुत सारे निगेटिव भी दिखाई देते हैं। मसलन मैं समझता हूं इस सरकार का जो सबसे अच्छा पॉजिटिव एक इंडिकेशन मिला, हो सकता है कि वो प्रदीप जैन कहें कि वो जनता के लिए नहीं है वो, लेकिन मैं समझता हूं देश के हिसाब से देश जनता है, जनता देश क्या है वो बताएं। जैसे प्रधानमंत्री का पहली बार विदेश जाना और भूटान को चुनना, मैं समझता हूं सर, लेकिन मैं अभी विदेश नीति पर बात करना नहीं चाहता, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता को अभी विदेश नीति भूटान दौरे से मतलब नहीं। नहीं, जनता इतनी एब्सोल्यूट नहीं होती है कि वो केवल रोटी और रोजी देखती है। जनता राष्ट्र से जुड़ी है और राष्ट्र का पूरी तरह असहमत हूं कि भूटान दौरे से अभी 30 दिन की उम्मीद का कोई रिश्ता बना है। एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्रियों के दिमाग में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और सर, यहाँ महंगाई कम नहीं होगी, रेलवे किराया बढ़ जाएगा, कल को गैस की कीमत बढ़ जाएगी और प्रधानमंत्री जापान, अमेरिका, भूटान हुआ है तो जनता खुश हो जाएगी। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूं और मुझे अपनी असहमति की बात कहने दीजिए। मेरा ये कहना है कि अगर एक प्रधानमंत्री अपने सबसे पड़ोसी देश को चुनता है तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि पड़ोसियों के प्रति पिछली सरकारों का जो एटीट्यूड था बहुत खराब था। महंगाई और बाकी दूसरी बात आपकी महंगाई, मैं वहां भी आ रहा हूं, लेकिन इसको पॉजिटिव के रूप में लेना चाहिए इस सरकार का, अगर मूल्यांकन आप करते हैं। दूसरी बात जो इस सरकार ने की, जो मैं पहले पॉजिटिव गिनाना चाहता हूं, मंत्रियों और अफसरों पर एक खास ढंग की नजर रखी जा रही है। उनको यह बताया जा रहा है कि ऐश पर खर्च में कमी होनी चाहिए, मनमानी नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। यह सब पीएम की एक व्यक्तिगत सक्रियता इसमें दिखाई देती है, लेकिन इससे हो यह रहा है कि एक तरह से बंदिशें लग गई हैं बहुत सारे लोगों पर, और जो पब्लिक का इंगेजमेंट, गवर्नेंस की जो एजेंसी हैं, उनका एक पब्लिक इंगेजमेंट होना चाहिए, जन संवाद होना चाहिए। मुझे खतरा यह दिख रहा है कि कहीं उसमें कमी ना आवे। एक सेकंड, और अब आप आइए एसआईटी। बहुत लोगों ने कहा कि साहब एसआईटी बहुत बड़ा है। मैं एसआईटी पर आ ही नहीं रहा हूं, मैं तो एसआईटी तो सुप्रीम कोर्ट की याद थी, अगले दिन तक उनको पूरा करना। एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूं महंगाई, अब आप महंगाई पर आइए। पब्लिक परसेप्शन, जो चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था इस भारतीय जनता पार्टी का और खासकर नरेंद्र मोदी का, कि वो महंगाई से निजात दिलाएंगे इस देश को और समाज को, उस मामले में बड़े काम नहीं हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें सरकार विफल रही है। महंगाई कई जिन्स की, कई उत्पादों की बेतरह बढ़ी है। और दूसरी बात, रेलवे का किराया, हो सकता है कि किराए के बारे में अर्थशास्त्रियों के बीच में एक राय हो कि भाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी है, लेकिन रेलवे के बारे में जो पूरा एक नजरिया दिख रहा है इस सरकार का, बुलेट ट्रेन, मोनो ट्रेन, स्पीड ट्रेन, भारत की आम रेलवे को व्यवस्थित करना, जनता के पक्ष में, जनता के लिए बेहतर ट्रेन बनाना, रेलवे को ठीक बनाना, इसके बजाय कनाडा, फ्रांस, अमेरिका की तरह रेलवे स्टेशन बनाना, मुझे लगता है ये निजीकरण का नजरिया है। ये खतरे का संकेत है कि आप खास लोगों की रेलवे बनाना चाहते हैं, आम की नहीं। पहली बात। दूसरी बात, शुगर का ये आप 15 से लेकर 40% कर देते हैं आयात शुल्क, ठीक है। ये इन कंटिन्यूएशन आप यूपीए पॉलिसी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपके पास इतना बड़ा स्टॉक है कि आयात शुल्क पर आपने परसेंटेज लगाया, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए। लेकिन जो 3300 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी है, उसको आपने कंटिन्यू रखा है। अब सवाल इस बात का है कि आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है कि आप इतनी राहत दे रहे हैं बड़ी कंपनियों को, चीनी शुगर मिल लॉबी को, लेकिन किसानों को वो कैसे देंगे? आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, जैसा यूपीए के पास नहीं था। मेरा ऐसा अंदाज है कि ये महाराष्ट्र के होने वाले चुनाव में शुगर लॉबी को फायदा पहुंचाने की पॉलिसी है। हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के बड़े जो लोग हैं, मुझे जवाब लेना होगा क्योंकि संजय सिंह के पास जा नहीं पाया। उर्मिलेश जी माफ करें, रोकना हो। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, उसके बाद संजय सिंह के पास जाऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी कुछ बातें अगर आप उनसे ले रहे हैं तो एक वाक्य मुझे जोड़ने दीजिए। गोपाल सुब्रमण्यम के मामले में जो सामने चीजें आई हैं, वो भी एक संकेत है कि एरोगेंस और
और कहीं ना कहीं एक विक्टिमाइज करने की बात जवाब लेते हैं, वो भी एक टेंडेंसी दिखाई जवाब लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, संजय सिंह माफ करें, आ रहा हूं जवाब लेके। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं उर्मिलेश जी की बात से आंशिक रूप से सहमत हूं। उन्होंने जो कुछ बातें कही, परंतु जहां तक उन्होंने चीनी की बात कही है, मैं कह रहा हूं कि कुछ प्रक्रियाएं मंत्रालयों के अंदर हो रही हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में भारतीय व्यवस्था में कई दिन लगते हैं। कई ऐसे निर्णय थे जो पूर्ववर्ती सरकार के व्यवस्था के तहत होते हुए यहां पर इंप्लीमेंट हुए, और व्यवस्था के तहत हम एकदम उसको नहीं बदल सकते थे। दूसरा, रेल भाड़े का मैटर था, पिछली सरकार का निर्णय था, मगर हम ओन करते हैं उसको कि रेल जिस हालत में थी उस समय तात्कालिक और दीर्घकालिक दो प्रकार के उपाय रेगुलेटरी बॉडी किराया बढ़ाने के अलावा हमारे पास जिसे माननीय रेल इसलिए मैं कह रहा हूं स्वीकार किया था। रेमेडियल मेजर के लिए सरकार का निर्णय नहीं था। एक मिनट रोक रहा हूं, एक मिनट सवाल उठा सुधांशु त्रिवेदी। जैसे ही आप पिछली सरकार के फैसले को ऑन करते हैं, तब पिछली सरकार भी वही फैसला करती तो गलत नहीं थे सुधांशु त्रिवेदी। ये सेलेक्टिव नहीं हो सकते क्या आप चूंकि सरकार में कल को सारी प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। एक मिनट प्रदीप जैन, एक मिनट जी। सुधांशु त्रिवेदी एक उदाहरण दे रहा हूं। हाँ। अरे साधारण सा वायरल फीवर आ जाता है तो 5 दिन का कोर्स होता है, और आप कह रहे हैं 1 डोज खाई और अभी खत्म हुआ कि नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि आप इस बात की पूरी प्रक्रिया का समय, जैसे अभी उर्मिलेश जी ने एक बात कही कि हमने सार्क कंट्रीज को साथ में लिया और भूटान की यात्रा की। हमने कोई ऐसे नहीं किया कि हमने पाकिस्तान से बात किया और उसके बाद वो जाकर विदेश नीति पर किसी और दिन बात करेंगे। पाकिस्तान की बात हो सकती है, भारतीय मछुआरों को छोड़ा, चीजें महंगाई और इन्फ्लेशन और 30 दिन की उम्मीद, 30 दिन में धनवाली की उम्मीद से आपको चुनाव यदि आप ये कहें कि जनता को सिर्फ महंगाई से मतलब है और राष्ट्रीय नहीं, जनता को 30 दिन में अभी भूटान जाए, अभी इससे मतलब नहीं था। कम से कम विदेश नीति की जरूरत है, विदेश नीति की जरूरत है, अपनी जगह है। मेरे डिस्कोर्स और बहस का विषय अभी भूटान का है ही नहीं, इसको मैं वापस लेता हूं। संजय सिंह, ये भी नहीं होना चाहिए। संजय सिंह, मैं आपके पास देर से आ रहा हूं। संजय सिंह जी, पहले चरण में ही श्रीलंका और पाकिस्तान ने भारतीय मछुआरों को छोड़ा। अच्छी बात दिन की उपलब्धि है कि नहीं? अच्छी बात है। अच्छी बात है, आप ये कह के नहीं इग्नोर कर सकते। नहीं, जब महंगाई पे ही बात करेंगे सर, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। जब हम सरकार विदेश नीति पर कभी और बात कर लेंगे। पक्षों के बारे में विदेश नीति पर बात करेंगे किसी और दिन। हम कहाँ जा रहे? फिर तो हाफिज सईद को देखिए आतंकवादी घोषित कर दिया, उसके जमात-उद-दावा को, और उसी नवाज शरीफ के लिए क्या क्या आपने कहा, और उनको नवाज शरीफ को आपने बुलाया, क्या हुआ पाकिस्तान में? उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। संजय सिंह, जब तक नहीं आएगा एक मिनट, पाकिस्तान से इसीलिए कह रहा हूँ उस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं। एक मिनट, भाषण अगर गलत देते थे तो सच्चाई उन्हें जनता को बताना चाहिए कि वो ये सब नहीं कर पा रहे। प्रदीप जैन, फिर बहस कहीं और जाएगी, गिफ्ट देने फिर बहस कहीं और जाएगी। एक मिनट, देश का भला होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए प्रदीप जी। संजय सिंह, माफ करिए संजय सिंह, आपके पास देर से आ रहा हूं। मैं सिर्फ आज ये बात करना चाह रहा हूं कि जो उम्मीद जनता ने देखी थी मोदी सरकार में, और उन उम्मीदों पर क्या मोदी सरकार खरे उतर रहे हैं, और नहीं उतर रहे हैं तो क्या 30 दिन में हम जल्दबाजी कर रहे हैं कि 30 दिन में ही हमें लगता है कि जादू की छड़ी तो है नहीं किसी भी प्रधानमंत्री के पास, अगर डिरेल है अर्थव्यवस्था तो क्या वक्त देना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि अभी जब चुनाव हो रहा था तो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कहा 60 साल आपने कांग्रेस को दिया है, 60 महीने हमको दीजिए। तो 60 महीने देश की जनता ने दिया। पिछली 10 साल की जो सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 की थी उसको नकारा, और इसलिए बुरी तरह से नकारा क्योंकि भ्रष्टाचार और महंगाई ने इस देश की जनता की कमर तोड़ दी थी, और इसलिए भारी बहुमत से एनडीए को लेके आए। तो 60 महीने जनता ने किस लिए दिया मोदी जी को? 60 महीने जनता ने इसलिए दिया कि महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, इस देश के अंदर लोगों को जो विकास का सपना मोदी के अंदर दिखा था उस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन 30 दिन के कार्यकाल के मूल्यांकन का सवाल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि किसी सरकार का मूल्यांकन 30 दिन के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आगाज आपने दिया है वो बिल्कुल साफ संकेत आपने दिया है, और सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने बात से इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि पुराने सरकार के फैसले जो थे उसको हम लागू कर रहे हैं। इसका मतलब यूपीए 1, यूपीए 2 और यूपीए 3 की सरकार अब चल रही है, उसी तरह से ये भी सरकार काम करेगी। जी, मैंने सिर्फ रेल किराया बढ़ाने के संदर्भ में कहा, आपसे इस बात को मत करिए।
आपने, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था सुधांशु जी, बात कंप्लीट करने दीजिए। 1 महीने की दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस दौरान हम अराजक भी हो गए थे, गुंडे भी हो गए थे, हमने सब कुछ एकदम तहस नहस कर दिया था। और आज आप जैसे ही सरकार में आए, अब आप मेडिकल साइंस की भाषा बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं ये गोली देनी पड़ेगी, वो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ऐसी सर्जरी करनी पड़ेगी, वैसा ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इस देश की स्थिति को जानते थे, आप इस देश की विपक्षी पार्टी थे, आप सदन में बैठते थे, आपको पता था देश के रेलवे की हालत क्या है, देश के खजाने की हालत क्या है। उसके बावजूद आपने इस देश की जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाया। और अच्छा दिन महंगाई रुकने से आता है। जब आम आदमी के जेब पर मार रुकेगी तब उसके लिए अच्छा दिन आएगा। पिछले 1 महीने में सब्जियों के दाम बढ़ गए, चीनी के दाम बढ़ गए, आप कह रहे हैं डीजल पेट्रोल हर एक तरफ सब्सिडी खत्म करेंगे। चलिए जवाब लेते हैं। संजय सिंह के लिए छूट दे दी एहसान दिखाते हुए। मेरा सिर्फ कहना है कि 1 महीने में आपको जो संकेत इस देश की जनता को देना चाहिए था महंगाई पर कंट्रोल करके, वो देने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। चलिए, और अब ये भाषा बोल रहे हैं मेडिकल साइंस की, अब ये भाषा बोल रहे हैं गजनी फिल्म के आमिर खान की, और अपने पुराने वादे भूलते जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, माफ करें, ब्रेक पर जाना है, आप जवाब तैयार रखिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं इसी सवाल के साथ कि जो उम्मीदें जनता ने देखी थी मोदी सरकार में, नरेंद्र मोदी को चुनाव के वक्त वोट देने से पहले, क्या उम्मीदें पूरी होती हुई दिख रही है, या आपने कड़वी दवा की डोज तो दे दी लेकिन अच्छे दिन के संकेत अभी नहीं दिख रहे? ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी की सरकार को आज 30 दिन हुए। नरेंद्र मोदी ने आज 30वें दिन, अपनी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा। ब्लॉग में कहा कि 67 साल की सरकारों की तुलना में 1 महीने कुछ नहीं होते। हमारी पूरी टीम एक एक पल जनता के भले के लिए काम कर रही है। हमने जो भी फैसले किए देश हित में किए, और जब इस फैसले की तरफ इशारा करते हैं देश हित में फैसले किए, इसका मतलब रेल किराया अगर बढ़ा, रेल भाड़ा अगर बढ़ा देश हित में, और अगर आने वाले दिनों में महंगाई कुछ चीजों की होती है देश हित में, चीनी पर जो फैसला हुआ जिसकी वजह से चीनी की कीमतें बढ़ी, ये सब देश हित में। और सरकार जब बदलती है तब ऐसे ही फैसलों को जस्टिफाई किया जाता है, या फिर सिर्फ 30 दिन में यह मूल्यांकन करना क्या जल्दबाजी है? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उर्मिलेश, प्रदीप जैन केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह। कुछ बातें कही थी सुधांशु त्रिवेदी ने ब्रेक के पहले, संजय सिंह ने बहुत अहम सवाल उठाए कि आपने जो बातें कही जनता के बीच जाकर, जो उम्मीदें जगाई जनता के बीच जाकर, उसको कहकर ये कहकर कि यूपीए 2 का ये फैसला था या यूपीए 2 का कुछ बैकलॉग था, उसको क्लियर करने के लिए आपने रेल किराया बढ़ा दिया या आगे और कुछ करेंगे, ये नहीं कह सकते। ये कहने का शायद आपको हक नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, संजय सिंह ने जो बात कही कि हम मुख्य विपक्षी दल थे, हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए था, इसलिए हमें इस प्रकार के उनकी नजर में हवाई प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए थे। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, हम सरकार में भी एक दौर में रह चुके थे, इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में किसी भी चीज के विषय में हम समझ रहे थे देश किस स्थिति में है, इसलिए हमने कोई टाइम बाउंड प्रॉमिस नहीं किया, जैसा इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम। अच्छा, एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी, रोक रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, मुझे पूरी बात करने दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट, मुझे पूरी बात करने दीजिए। नहीं, सुन लीजिए, वहीं पे जहां आपने खत्म किया वहीं से जुड़ा हुआ है। गडकरी का मेरे पास एक भाषण है अप्रैल का। गडकरी ने अपने भाषण में कहा है कि हमारी सरकार बनने के 60 दिन के भीतर 25%, माफ करें 6 महीने के भीतर 25% महंगाई कम हो जाएगी। ये नितिन गडकरी का भाषण है। भाषण अगर रैली में देते हैं कि 6 महीने के भीतर 25% महंगाई कम हो जाएगी, जी बिल्कुल, पहली किस्त में 5% कम होनी चाहिए थी। जी, नितिन गडकरी जी ने जो कहा वो उनके मन की सद्भावना थी, और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के मन में इस प्रकार के भाव थे। अगर मैंने जो बात कही है, जब हम इतना, और इनके चुनावी घोषणा पत्र, अरे भाई ये क्या तरीका है बोलने का कि जब आप किसान बोलेंगे तो आप अपना कुछ बोलना शुरू कर देंगे, 50% बढ़ाएंगे। ये तो तरीका सही नहीं है। बोलना शुरू कर दे रहे हैं। घोषणा पत्र की एक बात को आप लागू नहीं कर रहे, आप एफडीआई की विरोध कर रहे थे, लेकिन आपकी प्रदीप जैन, जब मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। प्रदीप जैन 100% एफडीआई ला रहे हैं, प्रदीप जैन 100% एफडीआई ला रहे हैं। आपके 2 चेहरे हैं। प्रदीप जैन, एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? नरेंद्र मोदी के 2 चेहरे हैं। प्रदीप जैन, 64 साल
प्रदीप जैन जी, आपको आवाज आ रही है? जरा उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जो प्रदीप जैन जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं ये कह रहा था कि जब हमने भिन्न भिन्न नेताओं का सबका मंतव्य था कि हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर्ड व्यू आता है वो आता है मैनिफेस्टो में। इसीलिए हमने कोई सब्सटेंटिव प्रॉमिस में नहीं किया कि हम इतना इनकम टैक्स बढ़ा देंगे। हम हो सकता है बढ़ाएंगे और बेहतर करके बढ़ाएंगे, हम उन दिनों में करेंगे, मगर ये हमारी मैच्योरिटी को दर्शाता है। कांग्रेस की स्थिति क्या थी? ये तो 60 साल सत्ता में रहे थे, ये उस घाघ आदमी की तरह थे जो सब कुछ समझ रहा था मगर मंतव्य उसका नहीं था करने का। आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या थी? ये उस बच्चे की तरह थे जिसको हकीकत का एहसास ही नहीं था। जैसे अभी संजय सिंह जी ने गजनी फिल्म की याद दिलाई, मैं याद दिलाता हूं, इनकी स्थिति ये थी। 80 के दशक की एक फिल्म थी खूबसूरत, जिसमें यह कहा जाता था कि आइसक्रीम के पहाड़ होंगे और टॉफियां पेड़ पे उगेंगी। ये इस ढंग का प्रॉमिस देकर लोगों को लाना चाह रहे थे। दोनों की तुलना में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक परिपक्व प्रयास किया था और आज भी इस देश की वर्तमान दुर्दशा के साथ यथार्थपरक परिस्थितियों को आगे बढ़ते हुए हम एक चीज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, वायदे तो बीजेपी ने भी बहुत किए कि हमने जैसे भी आप बताएंगे चीनी मिलों के मामले में देखिए कुछ तथ्य सही ढंग से नहीं रखे जा रहे हैं। जैसे चीनी मिलों का मामला था, चीनी मिल मालिकों पर किसानों की 1100 करोड़ रेल किराया बढ़ा दी है। आपने ये नहीं कहा था चीनी मिल मालिकों को वो 1100 किसानों को किस प्रकार से प्राप्त होगा? सुधांशु त्रिवेदी, क्या चुनाव में आपने कहा था कि 3 महीने बाद चीनी मिल के मैटर पर मैं कहना चाहूंगा, जब 1100 करोड़ रुपए की देनदारी किसानों की है चीनी मिल मालिकों पर, तो जब तक वो किसानों तक नहीं पहुंच सकती, जब तक कि वो पैसा मिल मालिकों तक नहीं पहुंचेगा, और तब तक वो किसानों को देने के लिए किया गया। अब उसको एक अलग तस्वीर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए, संजय सिंह जवाब देंगे आप? आ रहा हूं प्रदीप जैन। जब आप इतना भारी भारी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के जाएंगे तो तात्कालिक रूप से आप क्या करेंगे? ये बताइए, तात्कालिक रूप से आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये 1100 करोड़ रुपए का कर्जा क्या भारतीय जनता पार्टी के 30 दिन के शासनकाल में आया है? नहीं, ये 10 साल का एक्यूमुलेटेड है जो किसानों के ऊपर सही लॉजिक है, जो चीनी लॉजिक देती। इसका जवाब पहले ये दे। सही लॉजिक है सर, यूपीए 3 की सरकार होती यही लॉजिक होता। अच्छा लॉजिक दे रहे, जनता सुन रही है। संजय सिंह, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने अभी तुरंत कह दिया कि मिल मालिकों को 1100 करोड़ रुपए दिया गया इसलिए कि किसानों तक पैसा पहुंच सके, और जब बिजली की सब्सिडी दिल्ली में दी जाती है तो वो इनके हिसाब से गलत होता है। उससे अगर बिजली का दाम दिल्ली में आधा हो जाता है तो अन्याय है, अत्याचार है, अलोकतांत्रिक है, गलत फैसला है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, इसी दिल्ली के चुनाव में 30% आपने बिजली का दाम कम करने का वादा किया था, आम आदमी पार्टी ने 50% बिजली का दाम कम करने का वादा किया था, हमने 48 घंटे में अपना वादा पूरा कर दिया। 30 दिन आपको हो गए, 30% बिजली का दाम कम करने की दिशा में आपने क्या किया? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा सुधांशु त्रिवेदी, इसका सीधे टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी, टू दी पॉइंट जवाब दे रहा हूं। इनको जो मैंने कहा ना अनुदान का अभाव था, इन्होंने कहा 48 घंटे में कम करेंगे, हमको कुछ नहीं आता था, आप कह रहे हैं। भाई इन्होंने तो ये किया, जवाब दे दीजिए। एक तरफ ये भाषा बोल रहे थे कि हम उन कंपनियों को जेल में डाल देंगे और दूसरी तरफ आने के साथ सरकारी खजाने से उन कंपनियों को दे दिया। सुधांशु त्रिवेदी, हमने कभी नहीं कहा कि जेल में डाल देंगे और ऐसा कर देंगे और आने के बाद एक मिनट संजय सिंह, किसानों को दिया। आप 30% अरे भाई आपको समय लगता है, आपको एहसास ही नहीं था, तभी आपने कहा 48 घंटे में कर देंगे और 48 घंटे में आप 30% बिजली का दाम कुछ नहीं कर सकते। 1 महीने हो गया, इतना तो बताइए। सुधांशु त्रिवेदी 30 हमारी सरकार आने दीजिए, बिल्कुल करेंगे, आपने तो कहा था। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, 1 मिनट संजय सिंह शांत रहिएगा। आपने तो कहा था 30% हमारी सरकार आएगी, महीने हो गए, विधायी व्यवस्थाएं बनेंगी, दिल्ली विधानसभा जब बच्चे नहीं थे, हम सारी चीजें हम करके दिखाएंगे। परिपक्व राजनीतिक थे, आप तो बड़े जानकार राजनीतिक थे, आपके पास बड़े बड़े टेक्नीशियन, बड़े बड़े रामलीला मैदान में करेंगे। हसीन सपने आप हमें बच्चा कह रहे हैं, रामलीला मैदान में बच्चा कह रहे हैं, बड़े नरेंद्र मोदी की पार्टी दोनों ने सब लोग एक साथ बोले नहीं समझ मारे। प्रदीप जैन, चलिए प्रदीप जैन, 1 मिनट। प्रदीप जैन, देश नहीं चल सकता। प्रदीप जैन 1 मिनट। संजय सिंह, सुधांशु और उर्मिला सिंह, हम ये कह रहे हैं दोनों ही पार्टियों ने सपने की मार्केटिंग की, करने को मिला, क्या नहीं बोल के बोल रहे हैं। प्रदीप जैन 1 मिनट सुन लीजिए, आ रहा हूं 1 मिनट। उर्मिला सर, प्रदीप जैन
मेरे पास यूपीए 1 की एक रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस रिपोर्ट टू द पीपल, ये 2004 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में एक 10-12 पन्नों की रिपोर्ट है, उसमें 20 पन्नों की रिपोर्ट है। 20वें पन्ने पर लिखा हुआ, प्रदीप जैन सुनिएगा गौर से, इसमें लिखा हुआ है 9 months इज नॉट ए लॉन्ग टाइम इन द टेन्योर ऑफ एनी गवर्नमेंट। ये आपकी सरकार ने 2004 में लिखा था, और साथ में यह भी लिखा था कि हम तो 2 महीने तक यूपीए गवर्नमेंट वाज बिजी इन द फर्स्ट 2 months विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट 2004-05। आपकी सरकार ने कहा कि 9 महीने किसी सरकार के लिए बहुत कम होते हैं, 2 महीने तो हम बजट बनाने में बिजी थे। ये 2004 में आपकी सरकार ने जो 20 पन्नों का एक रिपोर्ट टू द पीपल है, उसमें लिखा हुआ है। प्रदीप जैन, अगर आपकी सरकार के लिए 9 महीने कम होते हैं, तो मोदी सरकार के लिए 30 दिन कैसे बहुत ज्यादा होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस सरकार ने कभी सपने बेचने का काम नहीं किया, 2 चेहरे रखने का काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अंदर जो सभाएं की, 3D से जो पब्लिसिटी की, उसमें उन्होंने अपने आप को अलादीन का चिराग रखने वाला एक बहुत 100 दिन में महंगाई कम करने का वायदा किया था। बिजली दे देंगे, महंगाई पे रोक लग जाएगी। मनमोहन सिंह ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वायदा किया था। प्रदीप जैन, उनको नकार दिया, इसीलिए कांग्रेस को नकारा कि उन्होंने जनादेश का सम्मान नहीं किया। आज इनको भी नकारने की शुरुआत हो गई है। आज अगर हम देखें, इनके 2 चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पूरे अपने मंत्रियों से कि हिंदी में काम करो, खुद इनकी फेसबुक इंग्लिश में होती है, ट्विटर में इंग्लिश में काम करते हैं। अभी ब्लॉग में लिख रहे हैं 67 साल बनाम 1 माह। 7 साल जो दूसरे दलों की सरकार थी, जिसमें देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, उनके ऊपर भी एक सवालिया प्रश्न चिन्ह। चलिए, हो गया अपनी बात आने से पहले। मोदी एक व्यक्तिवादी पार्टी बनकर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, और महंगाई से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है, संसद में भाषण देते हैं महिलाओं के ऊपर, और एक मंत्री पर बलात्कार का आरोप लगता है, उसको नहीं हटाते हैं, मौन हो जाते हैं। मोदी बाबा कहने वाले लोग आज मौन से भी ज्यादा खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? 1 मिनट हो गया। आज ब्लॉग और मीडिया से क्यों जवाब दे रहे हैं? जनता के बीच में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जनता जानना चाहती है कि जनता जानना चाहती है, उससे ज्यादा जनता ने देखा है यूपीए 1 यूपीए 2 को। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे। साथ में ये भी कि जब 67 साल की सरकारों की बात में लेते हैं, तो उसमें 6 साल एनडीए की सरकार भी नकारा है, एक विपक्ष में भी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी सपनों की मार्केटिंग नहीं की और हमने सपनों की मार्केटिंग की है। अरे मैं कहता हूं, इस देश के इतिहास में सबसे शर्मनाक सपनों की मार्केटिंग कांग्रेस पार्टी ने की। 1970 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और 40 साल के बाद 2013 में इन्होंने कहा कि हम खाद्य सुरक्षा कानून ला रहे हैं, यानी 2/3 लोगों को 2 जून का खाना नहीं नसीब है। 40 साल के बाद क्या सपना दिखाया था और क्या किया आपने? जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में कहा वी आर बिल्डिंग द नेशन, हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, और आप 2013 में गाना सुना रहे थे देश को, हो रहा भारत निर्माण। सपनों की आपने मार्केटिंग की। आपने हिंदी की बात कही, तो मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में बोलने वाले पहले विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने बोला, और मोदी जी ने कहा है कि ओबामा से बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि हम एक राष्ट्रवादी पार्टी है। पूरी बात करने दीजिए। हम आपकी तरह क्यों नहीं लिख रहे? वो राजनीतिक दल नहीं है जो ब्रिटिश वाइसराय के सचिव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लगा रहे हैं। भाई, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री है, मगर कम से कम ये बहस की मर्यादा को तो समझे। ये हर बार बीच में बोलने रखते हैं, ये कौन सा तरीका है? चलिए बोलिए बोलिए, उसके बाद उर्मिलेश के पास आएंगे। उर्मिलेश जी के पास नहीं आ पाया। देखिए, हम हिंदी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता राष्ट्रवादी विचारधाराओं के लिए, इसलिए इसराइल के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित पार्टी नहीं है जिसके के ऊपर कॉलोनियल लिगेसी आज तक है। इसलिए जब जब राष्ट्रवाद और हिंदी या भारतीय भाषाओं का विषय आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हमेशा आगे नजर आते हैं। इसलिए ये पाठ हमको न पढ़ाएं तो बेहतर हो। चलिए उर्मिलेश, मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। देखिए, ये प्रदीप जी कृपया माफ करें, जरा बोलने दें दूसरों को भी। नजर मत आइए। अरे भाई प्रदीप जैन जी, आप 10 साल आप सरकार में रहे हैं, अगर आपने बोलने के बजाय काम किया होता तो ये त्रिवेदी जी की सरकार नहीं आती।
तो आप कृपया दूसरों को बोलने दीजिए। मैं तो जर्नलिस्ट हूं भैया, किसी पार्टी का नहीं हूं, तो मुझे कृपया बोलने दे। केवल आप बोल रहे हैं आपने 10 साल क्या किया, ये सरकार तो इनकी आई आपकी नाकामियों से। पहली बात यह है कि यहां तक तेल का सवाल है, गैस का सवाल है, बिजली का सवाल है, जो संजय उठा रहे थे सवाल, मैं समझता हूं कि यूपीए का रिकॉर्ड और बीजेपी का रिकॉर्ड जो अभी 30 दिन का है, मैं समझता हूं कि देखिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये वही करेंगे जो यूपीए ने किया है, क्योंकि इसमें बड़ा कारपोरेट इन्वॉल्व है, बड़ी पूंजी इन्वॉल्व है। कड़े फैसले हमेशा जनता पर बोझ डालने के लिए लोअर मिडिल क्लास पर समझ जाना चाहिए, क्यों कड़े फैसले जनता के जेब में अजीत गवर्नेंस की ये एक ऐसा शब्द निकला है गवर्नेंस से, जो मीडिया में बहुत कॉमन हो गया है, कड़ा फैसला। ये कड़ा फैसला अमीरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए है। और इसको इजाद किया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस की जो ह्यूमन फेस के बगैर जो रिफॉर्म्स की पूरी जो पॉलिसी रही है, वो इन ह्यूमन फेस की जो रिफॉर्म्स पॉलिसी है, उसकी जो लीगेसी है, मैं नहीं समझता कि एनडीए की मौजूदा सरकार उससे अलग अपने को कर सकती है, क्योंकि उसके कमिटमेंट जो हैं, अगर आप देखें, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जाना बहुत जरूरी है, बात सही है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी अगर मोनोरेल है, अगर आपकी प्रायोरिटी बुलेट ट्रेन है, अगर आपकी प्रायोरिटी स्पीड ट्रेन है, तो आप भारत के पूरे ट्रांसपोर्टेशन को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जरूर नष्ट करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में मैं खतरा बहुत ज्यादा, मैं जानना चाहता हूं कि चंडीगढ़ जैसे शहर को क्या जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये मेट्रो की, आप शहरों को बेहतर जोड़िए एक दूसरे से, ये सब चीजें हैं। दूसरी बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो मेरे दिमाग में है, जो मैं जरूर त्रिवेदी जी से और अन्य मित्रों से भी शेयर करना चाहता हूं, कि भाई ठीक है, ये 30 दिन में आप किसी भी सरकार का फैसला मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन जो इंडिकेशंस हैं, खासकर चूंकि आपको पूर्ण बहुमत मिला है, इतने वर्षों बाद गठबंधन की लीगेसी खत्म हुई है, उसकी परंपरा खत्म हुई है, कहीं आप सेंट्रलाइजेशन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जो फैसले आप कर रहे हैं, जो आप इंडिकेट कर रहे हैं अपने गवर्नेंस की, जो बहुत सारी जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, मैं सिर्फ गोपाल सुब्रमण्यम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शुभा मुदगल की केवल बात नहीं कर रहा हूं, जो थोड़ी सी नाराजगी से उनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता है कहीं पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर। मैं तो ये कह रहा हूं कि कहीं ये इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी के विरोध की जो आपकी महान लीगेसी है बीजेपी की, कहीं आप उसी के हिस्सा तो नहीं बन जाएंगे, कभी उसको फॉलो तो आप नहीं करने जा रहे हैं। तो ये एक खतरा है कि बड़ी बहुमत की सरकारें जब आती हैं तो कई बार वो ऑटोक्रेटिक बन जाती हैं। चलिए जवाब लेते हैं, ब्रेक पर जाना होगा। संक्षिप्त जवाब सुधांशु त्रिवेदी, ऑटोक्रेटिक रास्ते पर तो मोदी सरकार नहीं जा रही है अभी नहीं, लेकिन इंडिकेशंस हैं, सिम्टम्स हैं। एक विचारधारा आधारित, कैडर आधारित संगठन है, इसलिए मैं यह मान रहा हूं कि यह जो आशंका उन्होंने व्यक्त की है, यह पूर्णतः निर्मूल रहेगी। दूसरी, उर्मिलेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उनके प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए थोड़ा सा संशोधन करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन आम आदमी से मतलब नहीं रखती। आप याद करिए, जब हमारी एनडीए की सरकार थी, तो जब हम मोबाइल की रिवोल्यूशन की बात करते तो कहा जाता था मोबाइल तो अमीर आदमी की चीज है, वो एक लग्जरी है। मगर हमने उसको लाकर एक ऐसी स्थिति में अपनी सरकार में खड़ा किया कि आज हर आदमी, रिक्शा इक्के वाले के हाथ में भी मोबाइल आया। तो किस प्रकार से हम उन व्यवस्थाओं को, जो कि एक एलीट क्लास की मानी जाती है, उसको सर्व सामान्य को सहज और सुगम कर सके, उस दिशा में हमारा प्रयास सक्सेसफुल पहले भी हमने किया है और इस बार भी हम करके दिखाएं। चलिए सुधांशु त्रिवेदी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जो आप विंडो में लगातार देख रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं एक दो सवालों के साथ कि क्या नरेंद्र मोदी 30 दिन में जिस ढंग से संकेत मिले हैं, यहां से हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जनता को, जिन उम्मीदों से जनता ने वोट दिया, उन उम्मीदों को पूरा करते हुए दिख सकते हैं। ब्रेक के बाद। नरेंद्र मोदी की सरकार को 30 दिन पूरे हो गए हैं। 30 दिनों में सरकार के कामकाज का आकलन और मूल्यांकन हो रहा है। तमाम तरह की उम्मीदें अपनी जगह, विपक्ष के आरोप, कांग्रेस के आरोप अपनी जगह, और कांग्रेस और विपक्ष जब आरोप लगा रहा है, इस ढंग से मूल्यांकन हो रहा है जैसे 30 दिन में जो नहीं हुआ तो मोदी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है। सुधांशु त्रिवेदी जी, रामविलास पासवान खाद्य मंत्री, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि मानसून खराब होगा, सीजन खराब होगा, आलू नहीं है, प्याज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं, 1-2 दिन में बाजार में इतना सामान उतारेंगे, इतना सामान रहेगा कि अफवाह फैलाना बूते से बाहर हो जाएगा।
और मार्केट में इतना सामान उपलब्ध होगा कि कोई चीज महंगी नहीं होगी। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मान लिया जाए कि इतना सामान रामविलास पासवान और खाद्य मंत्री उतारने वाले हैं कि ये सब जितनी महंगाई की बात है सब खत्म हो जाएगी। मानसून अगर नहीं भी आया, देर से आया, तो भी उसकी किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी। देखिए, यह वक्तव्य सिर्फ इस बात को दिखा रहा है कि मौसम विभाग ने जो आशंका व्यक्त की है कि मानसून अपेक्षा से कम हो सकता है, सरकार ने बातचीत करके वह सब प्रकार की सभी संभव तैयारियां करके रखी हैं कि यदि मानसून अपेक्षा से कम होता है तो जनता के ऊपर उसका दुष्प्रभाव कम से कम पड़े, यथासंभव न पड़े। रामविलास पासवान जी का बयान सिर्फ उसी तैयारी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, देखेंगे। अभी जनता पर पड़ने लगा है क्योंकि चीनी की कीमतें बढ़ रही है और आने वाले दिनों में रेल भाड़े का भी असर होगा जब मालगाड़ी का किराया बढ़ेगा। संजय सिंह, वक्त कम है, 30-40 सेकंड में आपका हम रिमार्क चाहते हैं कि 30 दिन में हम लोग सब ये असेसमेंट कर रहे हैं। तमाम तरह की सरकारें रही हैं 55 साल में, माइनस कर दें अगर 10-11 साल बाकी सरकारों के, तो क्या अगला कदम हो जिससे आपको लगेगा कि वाकई अच्छे दिन आ गए? नहीं, निश्चित रूप से जो आज इस देश के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है और जिसके कारण जनता ने इतना भारी बहुमत दिया है एनडीए को, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। उसको कम करने की दिशा में अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी तो आने वाले विधानसभा के चुनावों में जनता इसका परिणाम एनडीए सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को दिखाएगी। उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जरूरी यह है कि देश के अंदर जिस प्रकार से बेतहाशा महंगाई बढ़ने का काम शुरू हुआ है, इस पर रोक लगाने का काम तत्काल सरकार करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल नहीं दिख रही। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, जिसकी उम्मीद नहीं दिख रही है। संजय सिंह कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी का कहना है कि महंगाई पर लगाम लगेगा। रामविलास पासवान ने कहा है कि बाजार में इतनी चीजें उतर जाएगी, आलू प्याज चीनी की महंगाई की बात तो बहुत दूर की बात होगी। ये सारी बातें अफवाह लोग फैला रहे हैं कि महंगाई हो रही है। मानसून खराब होगा तो भी महंगाई पर असर नहीं पड़ेगा, मतलब कीमतों में इजाफा नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। साथ में ये भी कि क्या सिर्फ 30 दिन में अगर मोदी सरकार का ये आकलन कर रहे हैं, ये जल्दबाजी तो नहीं है? ये सवाल हम आप पर छोड़कर जाते हैं। ब्रेक के बाद देखिए रात 8 बजे हमारे खास सहयोगी के साथ खास कार्यक्रम शंकराचार्य और साईं को लेकर क्यों मचा है घमासान।